हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल एमएनएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हीट ट्रांसफर कंडक्शन में पिछले वीडियोस में जाना कि लम्प सिस्टम एनालिसिस जो कि एक अनस्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर कंडक्शन होता है, किस तरीके से हम उसमें हीट ट्रांसफर रेट और टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि आप किन किन कंडीशंस में लम्प सिस्टम एनालिसिस को यूज कर सकते हैं, तभी तो आप यूज करेंगे। वरना आप ऐसे कैसे जान सकते हैं कि कहाँ लम्प सिस्टम यूज करें, कहाँ ना करें। तो इसी को जानने के लिए इस वीडियो को आप मेरे साथ देखिए। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से लम्प सिस्टम एनालिसिस मैं कहूंगा इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि पूरा हीट ट्रांसफर गेट के लिए। तो इस टॉपिक से हमेशा आप पिछले 10 साल 15 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, 1 नंबर या 2 नंबर आपको हर साल गिफ्ट में मिलते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सरल होता है। तो चलिए जानते हैं। लेकिन अगर इस वीडियो से पहले आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ, अपने बैचमेट, अपने जूनियर, अपने सीनियर, जो भी लोग केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को पढ़ रहे हैं, उन सभी को शेयर कीजिए। उनको बोलिए कि इनको देखें। अगर वो उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा है उनके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्राइटेरिया फॉर लम्प सिस्टम एनालिसिस। इस एनालिसिस को समझने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती क्या है? इस टर्म की यूजेस आपको हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, इन सब्जेक्ट्स में पड़ेगी। तो आपको इस वाले कॉन्सेप्ट को आना चाहिए। और केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में भी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का बहुत अच्छा यूज है। तो चलिए हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती क्या है। इसको नॉर्मली लोग डिनोट कर देते हैं एलसी से, एल फॉर लेंथ, सी फॉर कैरेक्टरिस्टिक। ये रेशो होता है दो चीज का, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, और उसके बाद डिवाइड करते हैं इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो ये दो चीज के रेशो से मिलकर बनता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के मतलब वॉल्यूम V और क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब सरफेस एरिया, कि जो एरिया यूज हो रहा है किसी भी प्रोसेस में। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो फ्लूइड कितने एरिया को कवर करते हुए फ्लो कर रहा है। अगर आप हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो किस एरिया से हीट ट्रांसफर हो रही है। अगर आप सीआरई की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग की, तो कितने एरिया में एटलिस्ट के वो रिएक्शन पॉसिबल हो रही है। सभी एरिया पे तो नहीं होती ना, तो बस उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए, क्राइटेरिया को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं बायोट नंबर। ये एक डायमेंशनल लेस नंबर होता है। अभी तक हमने किसी भी डायमेंशन लेस नंबर की बात नहीं की है अपने हीट ट्रांसफर सिलेबस में। तो डायमेंशन लेस नंबर होता क्या है, पहले तो उसको समझना जरूरी है। दोस्तों, ये एक ऐसा नंबर होता है, ऐसे पैरामीटर्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी यूनिट नहीं होती, और उस पर्टिकुलर नंबर में, जो कोई डायमेंशनलेस नंबर है, उस पर्टिकुलर नंबर में हम बहुत सारे पैरामीटर्स को एक साथ वेरिएशन करते हैं। मतलब सपोज आपका कोई बॉडी है, रेक्टेंगल है, कोई सर्कल है, कोई स्फीयर है। अब वहां पर आपकी थर्मल कंडक्टिविटी भी होगी, वहां टेम्परेचर वेरिएशन भी होगा, वहां आउटसाइड में हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी होगा, उसकी कोई ज्योमेट्री भी होगी। तो इन सभी पैरामीटर्स को आप कैलकुलेट एक साथ तो नहीं कर सकते। जब आप कोई चेंज देखेंगे तो आप अगर थ्योरेटिकली ऑन अ पेपर आप यूज करते हो, तो आपको अपनी जो कैलकुलेशन है उसको सिंपल बनाना होता है, वरना आपको महीनों लग जाएंगे उस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। तो उसी चीज को इजी बनाने के लिए डायमेंशनलेस नंबर का यूज किया जाता है। ये ग्रुप ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोट नंबर होता क्या है।
It is the ratio of two things, which is first internal resistance of a body to heat conduction to its external resistance to heat convection। यानी कि आसान शब्दों में समझें तो बायोट नंबर दो रेजिस्टेंस का रेशियो है। पहला रेजिस्टेंस जो कि होता है इंटरनल बॉडी में कंडक्शन का, एंड डिवाइड में आता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कन्वेक्शन से। ओके, इसको दूसरे वर्ड्स में भी यूज किया जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। बायोट नंबर की अगर डेफिनेशन बात की जाए तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि रेजिस्टेंस होता क्या है, ड्राइविंग फोर्स के डिवाइड वाली चीज रेजिस्टेंस कहलाती है। तो देखिए, अगर मैं यहां लिखूं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी हीट कंडक्शन की जगह या मैं रिवर्स कर दूं अगर उसको, कि कन्वेक्शन की हीट कितनी पास आउट हो रही है यहां से, डिवाइड दे दूं अगर मैं कंडक्शन की हीट से, एल के अपॉन एल सी। अब ये एल सी क्यों लिया मैं आपको बताता हूं। आपके पास कोई भी बॉडी हो सकती है, आप एक बॉडी के लिए स्पेसिफाइड नहीं हो सकते। कभी हो सकता है उसका कोई एक शेप फिक्स हो, वो रेक्टेंगल हो, वो स्पेयर हो, वो सिलेंडर हो, लेकिन कभी कभी कोई ज्योमेट्री है जिसको आप फिक्स नहीं कर पा रहे कि वो एक डेफिनेट शेप की है। तब उस केस में आपकी जो थिकनेस होगी या लेंथ होगी, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एलसी का कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का कॉन्सेप्ट। चलिए वापस आते हैं बायोट नंबर पे, और देखिए ये कन्वेक्शन हीट का फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात की जाए हीट फ्लक्स की, एरिया को मैं हीट के साथ दे देता हूं, तो एच डेल्टा टी, और ये होता है कंडक्शन की हीट का फॉर्मूला के बाय एल सी डेल्टा टी। तब इस केस में आप यहां क्या लिख सकते हैं, तो एच डेल्टा टी क्या होगा, कन्वेक्शन एट द सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी कि किसी बॉडी से कितना कन्वेक्शन पॉसिबल हो रहा है, डिवाइड कंडक्शन विद इन द बॉडी, इस बॉडी के अंदर कितना टेम्परेचर है जो कंडक्शन की वजह से प्रोपोगेट हो रहा है। तब इस केस में डेल्टा टी तो कांस्टेंट है, क्योंकि हम यहां मान के चल रहे हैं कि जितना हीट अंदर से बाहर जा रहा है उतना ही डिफरेंस अंदर भी है। तब यहां पर जो बायोट नंबर का रेशो निकल के आएगा उसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एच डिवाइड के बाय एल सी। चलिए ठीक है, लेकिन अगर आप इसको रिवर्स कर दें, अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे तब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको कि एल सी डिवाइड बाई के एंड 1 अपॉन एच, ये दिखेगा आपको रिवर्स जब आप कर देंगे तो एल ऊपर जाएगा, के उसके डिवाइड में रहेगा और एच 1 अपॉन में हो जाएगा। अब आप जरा अपने प्रीवियस लेक्चर से याद कीजिए कि मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्शन और कंडक्शन के रेजिस्टेंस कैसे होते हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको छोटा सा रिकैप करके बता देता हूं। आपने कंडक्शन के केस में क्या पढ़ा था, Q इक्वल टू के ए, या फिर ए को हम नहीं लेते हैं, हम अपना फ्लक्स ले लेते हैं। मैंने आपको कंडक्शन में बताया था कि फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, के डेल्टा टी डिवाइड एल। तो यहां पर डेल्टा टी एल बाई के हो जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। इसी रेजिस्टेंस को हमने यूज किया है यहां पर एल अपॉन के। और जब कन्वेक्शन की बात की जाती है तो कन्वेक्शन में क्या हो जाता है, एच डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी डिवाइड 1 अपॉन एच। तो ये 1 अपॉन एच क्या होगा, कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस होगा। तो बस आपको यहां पर इसी चीज को याद रखना है कि जब बायोट नंबर को अगर आप रीअरेंज करके लिख देंगे एच एल सी डिवाइड के, और ये जो के होगा वो बॉडी का होगा। ओके, देखिए इसी चीज को वर्ड्स में जो हमने डेफिनेशन में समझा था कि कंडक्शन रेजिस्टेंस विद इन द बॉडी
डिवाइड कन्वेक्शन रेजिस्टेंस एट द सरफेस। चलिए अब किन किन वैल्यूज पर हम लम्प सिस्टम एनालिसिस यूज करते हैं उनको समझते हैं। देखिए लम्प सिस्टम एनालिसिस एप्लीकेबल होगा इफ एंड ओनली इफ जब बायोट नंबर की वैल्यू 0.1 से कम या बराबर होगी। अब इस 0.1 की वैल्यू बराबर या कम होने का मतलब क्या निकलता है, यानी कि उस बॉडी में कन्वेक्शन का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और कंडक्शन का रेजिस्टेंस बहुत कम है। यही तो हुआ, यानी कि आप इस बॉडी में कंसीडर कर सकते हैं किसी भी बॉडी में कि वहां कंडक्शन तो बहुत हो रहा है, कंडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन कन्वेक्शन हो ही नहीं रहा, ना के बराबर है। तब उस केस में आप बायोट नंबर की हेल्प से लम्प सिस्टम एनालिसिस को यूज कीजिए और अनस्टडी स्टेट केस में टेम्परेचर प्रोफाइल, टेम्परेचर की वैल्यू, हीट ट्रांसफर रेट, आप सभी चीज को कैलकुलेट कर लीजिए कि बायोट नंबर लेस देन 0.1 या इक्वल टू 0.1 का मतलब क्या है। तो देखिए बायोट की वैल्यू क्या होती है, HLC अपॉन K, और ये मुझे 0.1 से कम या बराबर रखना है, यानी कि K की वैल्यू क्या होगी, जितनी ज्यादा होगी उतना फायदा है, H की वैल्यू जितनी कम होगी उतना फायदा है, और LC की वैल्यू भी जितनी कम होगी उतना फायदा है। यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा, कन्वेक्शन कम, और बॉडी जितनी छोटी होगी उतना ही लम्प सिस्टम एक्यूरेटली यूज होगा। ओके, चलिए देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट को। आप लोगों ने अभी पिछले वीडियो में लम्प सिस्टम एनालिसिस के फॉर्मूले में इस टर्म को देखा था जो एक्सपोनेंशियल के अंदर आया था, HA टाउ रो V CP। ओके, अगर मैं आपको बताऊं कि ये और कुछ नहीं बल्कि दो डायमेंशनल लेस नंबर का कॉम्बिनेशन है, तो आपको लगेगा ये कैसे है। तो देखिए बायोट नंबर जिसको हमने अभी अभी पढ़ा और फोरियर नंबर जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि उसकी वैल्यू होगी क्या, ये इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपको HA टाउ ओवर रो V CP मिलेगा। चलिए जानते हैं कैसे मिलेगा। आप इस फॉर्मूले में HA टाउ ओवर रो V CP, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए K का ऊपर नीचे, यहां पर LC जिसे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ भी बोलते हैं उसको भी ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और टाउ तो आपका एज इट इज है ही है। यहां पर लिख देते हैं बायोट नंबर इक्वल मल्टीप्लाई फोरियर नंबर। चलिए अब आपने देखा कि बायोट नंबर का फॉर्मूला क्या होता है। बायोट नंबर का फॉर्मूला होता है HLC ओवर K, HLC ओवर K। अब आप एक चीज जानते हैं, अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है थर्मल डिफ्यूजिविटी, और इसको मैंने आपको बताया था कि थर्मल डिफ्यूजिविटी का कॉन्सेप्ट अनस्टडी स्टेट केस में ही यूज होता है, क्योंकि थर्मल डिफ्यूजिविटी का मतलब होता है कि कितनी हीट टाइम के रिस्पेक्ट में फास्ट गई कि स्लो गई। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, K अपॉन रो इंटू CP। तो देखिए आपके पास K है, ये रो और CP, इसकी जगह मैं अल्फा लिख सकता हूं, लिख दिया, ये टाउ एज इट इज, और इस LC का अब आप देखिए यहां मैंने अभी आपको थोड़ी देर में वीडियो की शुरुआत में बताया था कि वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया इक्वल टू क्या होता है, LC, और इस कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का आपको रेशो ये दिया हुआ है V अपॉन A। तो यानी कि यहां पर एक LC तो यहां से जनरेट होके आएगा LC, और एक LC ये है, इन दोनों से मिलके बन गया LC का स्क्वायर। तो देखा आपने कितनी आसानी से आपने इन दो नंबर्स को फाइंड आउट
कर लिया, तो जो नंबर बायोट नंबर के अलावा आया उसे ही फोरियर नंबर बोलते हैं। तो फोरियर नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, चलिए इसको पढ़ते हैं। फोरियर नंबर का फॉर्मूला बन के क्या आया, अल्फा टाउ ओवर एलसी स्क्वायर। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फोरियर नंबर को अगर हम वर्ड्स में समझना चाहें, आसान शब्दों में, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को आसान शब्दों में नहीं समझेंगे ना, तो आपको हमेशा हर चीज टिपिकली लगेगी। तो चलिए आप इसको समझते हैं। देखो, फोरियर नंबर का हमने फॉर्मूला क्या निकाल दिया, अल्फा टाउ ओवर एलसी स्क्वायर। तो यहाँ पर अल्फा किस चीज को डिनोट करता है, आप जरा अपने माइंड को पीछे वीडियो में ध्यान कीजिए कि हमने क्या पढ़ा था। अल्फा के बारे में हमने पढ़ा था ना कि कितना अल्फा अगर ज्यादा है, अल्फा की वैल्यू ज्यादा होने से क्या होगा कि उतनी बॉडी फास्ट हीट ट्रांसफर करेगी, तो उतना ही कम क्या होगा, स्टोरेज होगा। चलिए, तो यहां पर फोरियर नंबर क्या बताता है, द रेट एट विच हीट इज कंडक्टेड across the length of a body of volume LQ divide the rate at which heat is stored in a body of volume L3। आपको ये लगा शायद समझ में नहीं आया, तो चलिए समझते हैं। अगर एफ नोट की वैल्यू ज्यादा है, आपने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया और एफ नोट की वैल्यू 1 से ज्यादा आई, 10 से ज्यादा आई, तब आप वहां पे क्या समझेंगे कि बॉडी में हीट का स्टोरेज कम हो रहा है, हीट ट्रांसफर ज्यादा हो रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। समझे आप? जब लार्ज वैल्यू ऑफ फोरियर नंबर आपको मिलने वाला है, तब वो इंडिकेट करेगा फास्टर प्रोपगेशन ऑफ हीट थ्रू अ बॉडी। तो एफ नॉट ज्यादा, हीट ट्रांसफर ज्यादा, स्टोरेज कम, ये इसका सिग्निफिकेंस होता है। तो देखा आपने किस तरीके से बायोट नंबर, फोरियर नंबर और सबसे ज्यादा स्पेशल बात क्राइटेरिया ऑफ लम्प सिस्टम को समझा। तो चलिए इस लेक्चर को समराइज कर लेते हैं जल्दी से। आपने बायोट नंबर में देखा कि वो दो क्वांटिटीज का रेशियो होता है, कंडक्शन रेजिस्टेंस अपॉन कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, और फोरियर नंबर होता है कि कितनी हीट उसमें स्टोर हो रही है या कितनी हीट उसमें ट्रांसफर हो रही है, इस चीज का रेशियो बताता है। अगर बायोट नंबर की वैल्यू 0.1 से कम होगी तब ही हम लम्प सिस्टम को यूज कर सकते हैं, ये उसकी मैंडेटरी कंडीशन है। और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को भी हमने निकालना सीख लिया। तो दोस्तों, कंडक्शन का सिलेबस यहां पर खत्म होता है। अगर आपको कंडक्शन के सिलेबस से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेल लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके आंसर को दूं और आपके जुड़े हुए जो भी सवाल है उनको मैं दूर करूं। तो कंडक्शन का सिलेबस यहां अपन खत्म करते हैं। अगली लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे हम कन्वेक्शन की, उसके बाद हम रेडिएशन देखेंगे और हीट एक्सचेंजर्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एकेडमिक और इंटरव्यू गेट सबके पॉइंट ऑफ व्यू से। हम कोशिश करेंगे कि संडे टू संडे या फिर कन्वेक्शन और रेडिएशन के बीच में हम हीट एक्सचेंजर का टॉपिक खत्म कर दें। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने इस दोस्तों को, अपने बैचमेट्स, जूनियर सीनियर सभी को बोलिए वो इसको देखें। अगर उनको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।